अभी हम स्कैटरिंग इन सेंट्रल फोर्स फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं। ये भी एक टॉपिक था, बड़ा टॉपिक था इसमें। और इसमें हमारा जो मोटिव होगा या हमारा जो मेन पर्पस होगा कौन सा रिलेशन निकालने का, वो ये स्कैटरिंग का रिलेशन निकालने का होगा। दिस इज़ स्कैटरिंग एंगल इन सीएम फ्रेम। तो सीएम फ्रेम को कंसीडर करते हुए, और इसमें हम लैब और सीएम को कनेक्ट करने वाली कोई बात नहीं करेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली हम पहले ही सीएम फ्रेम को एट रेस्ट एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे जिसे हम स्कैटरिंग सेंटर कहते हैं। ठीक है, उस सीएम फ्रेम को हम स्कैटरिंग सेंटर का नाम देंगे और उस स्कैटरिंग सेंटर के अबाउट हम एंगल को डिस्क्राइब करेंगे या मोशन को डिस्क्राइब करेंगे या एक फिगर बना देंगे। तो और उसी के अकॉर्डिंग हम ये रिलेशन जो है निकालेंगे। तो इसमें हमने ये रिलेशन निकालना है और इसके लिए सबसे पहले सेंट्रल फोर्स फील्ड के बारे में बात की गई है। तो सेंट्रल फोर्स फील्ड में जो उसकी एक खासियत होती है, उसमें ये होता है कि उसमें जो मोशन है वो एंगुलर डिपेंडेंस पे नहीं होती। मोशन एंगल डिपेंडेंट नहीं होती, वो बल्कि सिर्फ रेडियस वेक्टर पे डिपेंड कर रही होती है। तो फोर्स फील्ड मतलब पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं। तो एक अगर बॉडी आ रही है वो इस डिस्टेंस पे है, ठीक है, और एक ऐसे, और ये सेंट्रल फोर्स फील्ड है। इस पॉइंट पे वो बॉडी है एक, और दूसरी पॉइंट पे ये, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो दोनों पर सेम फोर्स लगेगी। ठीक है, बेशक दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, एक का लेट्स से θ1 है, दूसरे का θ2 होगा, लेकिन अगर उनका रेडियस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, सो दे विल एक्सपीरियंस सेम फोर्स बाय दिस सेंट्रल फोर्स फील्ड। तो वो भी उसी तरह से ही स्कैटर होगी या इफ़ेक्ट होगी जैसे ये। तो फिर मतलब फोर्स जो उस पर लगेगी, पाथ तो उसके, अगर दोनों सेम सिमिलर मैसेज हैं, ठीक है, सिमिलर टाइप के हैं, तो दोनों जो है ना इक्वल पाथ को फॉलो करेंगे, इक्वल मतलब सिमिलर पाथ को फॉलो करेंगे। तो दिस इज़ लाइक सेंट्रल फोर्स फील्ड में अगर कोई हो तो वो रेडियल डिपेंडेंट होता है और वो एंगुलर डिपेंडेंट नहीं रहता। और ऐसे सेंट्रल फोर्स फील्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि उनमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ऐसी तमाम चीज़ें जिनकी रोटेशनल सिमेट्री हो ना, रोटेशनल सिमेट्री, जिनमें रोटेशनल सिमेट्री हो, जो कि सेंट्रल फोर्स फील्ड की एक प्रॉपर्टी है, तो उनमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। जैसे हम सिमेट्रीज़ को रिलेट करते होते हैं कंजर्वेशन थ्योरम के साथ। तो अगर टाइम सिमेट्रिक है सो एनर्जी विल बी कंजर्व। तो इसी तरह रोटेशनल सिमेट्री है, अगर इफ़ द मोशन इज़ independent of, if the force field is independent of angles, तो हम उसे रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं और उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। और एंगुलर मोमेंटम हमें पता है वो r क्रॉस p के इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे एक प्लेन में ड्रॉ करूं, ये एक प्लेन होगा जिसमें लेट्स से r ये है, r रेडियस वेक्टर होता है और p ये होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो है इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये इसमें, तो ये ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा एंड इट विल बी कंजर्व्ड। और जो तमाम मोशन है वो इसी प्लेन में हो रही होगी। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस तरफ है, इट डजंट मीन कि इट इज़ मूविंग अपवर्ड आल्सो। तो जो मोशन है ना सारी की सारी वो इस प्लेन में हो रही होगी, इस 2D प्लेन। 2D प्लेन इसलिए कहा क्योंकि वो r और p में ही है। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में नहीं है उसकी मोशन। तो इसको हम सिंपली फिर 2D प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व कर रहे होते हैं और इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर लेते हैं। एक r डॉट उसका वेलोसिटी को कंपोनेंट ले लेते होते हैं और एक r d थीटा का, क्योंकि ये हम जानते हैं ना ये दो होते हैं, एक r ये और वो जो l इज इक्वल्स टू r थीटा वाला जो हम काम करते होते हैं, तो d l इज इक्वल्स टू r d थीटा, ये जो थीटा के अलोंग की जो मोशन हो रही होती है। ठीक है, ये जैसे एंगल चेंज हो रहा होता है, क्योंकि जब हम स्कैटरिंग की बात कर रहे होते हैं तो पहले तो वो इस सिंपल मोशन में होता है। ठीक है, लेट्स से उसका लीनियर वेलोसिटी बिल्कुल, लेकिन जब वो फोर्स फील्ड के अंडर आता है तो वो ऐसे कर्व बनाना शुरू कर देता है। तो अगर मैं कर्व कहूँ और मैं कोई एक सेंटर लूँ, ये लेट्स से मैंने एक सेंटर ले लिया जिसके रेफरेंस से मैं अब इसका रेडियस वेक्टर निकालना चाहती हूँ। तो पहले ये r1 रेडियस आया, फिर इसका r2 आया, फिर ये r3, r4, r5, r इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका एक रेडियल की वेलोसिटी ये एग्जिबिट करता है। और उसके अलावा
इफ़ वी कंसिडर इट एज अ होल सर्कल और इसकी ऐसे मोशन हो रही है, तो वी कैन सी हेयर कि इट इज़ कर्व। तो कर्व का हर पॉइंट का एंगल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इसका डिफरेंट होगा, ये कर्व है ना, तो टेंजेंट्स बनाते जाएं तो हर पॉइंट का डिफरेंट होगा, और ये काफ़ी दूर जाके फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन कर देगा जिसमें एक ही एंगल बन जाता है, जिसके करस्पॉन्डिंग हम कहते हैं कि ये स्कैटरिंग एंगल होता है। तो मतलब थीटा की अबाउट भी मोशन हो रही है, सो हम ये वाला कंपोनेंट भी इसका ले रहे होते हैं, आर थीटा डॉट की वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसका हम नेक्स्ट क्या होता है कि हम इसकी, तो अभी तक मैं पहले कर देती हूँ कि अभी हमें पता चल गया है कि हमने निकालना क्या है, हमने इस रिलेशन को निकालना है। इसके लिए हमने सेंटर फोर्स फील्ड को, क्योंकि स्कैटरिंग इन सेंटर फोर्स फील्ड यही हेडिंग है और इसी को डिस्कस करना है। तो इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, एंड इफ़ वी हैव रोटेशनल सिमेट्री देन द एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड एंड वी कैन प्रूव इट। अभी हम इसे प्रूव कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी ये मैंने बताया कि आर क्रॉस पी और एल जो है इसके परपेंडिकुलर ही होता है, तो जो मोशन हो रही होती है ये आर पी के प्लेन में हो रही होती है। तो अगर आर पी का प्लेन ही लें तो इसमें हम फिर टू पोलर कोऑर्डिनेट्स ले लेते होते हैं, एक रेडियल और एक थीटा डिपेंडेंट जो होती है ये। तो जैसे आर और आर थीटा है, लेकिन हम इनके वेलोसिटी कंपोनेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। सो ये इसके वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं। तो अभी हम इसकी एनर्जी लिखते हैं कि इसके पास एनर्जी क्या है। तो इनिशियली इट वाज मूविंग लीनियरली, ठीक है। इनिशियली उसके लेट्स से अगर मैं इसे उसमें कर दूँ, रिड्यूस मैथ सिस्टम में कर दूँ, ठीक है। रिड्यूस मैथ सिस्टम में मैं कर रही हूँ क्योंकि दे आर टू बॉडी प्रॉब्लम, तो इससे म्यू में मैं ले रही हूँ, ठीक है। तो ये इसकी इनिशियल एनर्जी थी, ये u1² में कह देती हूँ, रेडियल भी नहीं। ये एक हमने लेट्स से कार्टेशियन में ही ले ली और एक कांस्टेंट उस वेलोसिटी से ये पहले ऐसे मूव कर रहा था स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब वो दिस इज़ इनिशियल एनर्जी एंड शुड बी इक्वल्स टू द फाइनल एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, ठीक है। तो ये मैं इसको बाद में कहीं इसको यूज़ करूँगी। इसको हम आगे टी नॉट प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो कि इनिशियल एनर्जी या फिर ई के ही इक्वल होती है। तो मैं आगे इसको लेके चल रही हूँ, ई इज इक्वल्स टू ई एफ, एंड ई एफ इज़ उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो उसने गेन की होगी ड्यू टू दैट स्फेरिकल पोटेंशियल, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रेडियल मोशन, ठीक है। ये रेडियल का स्क्वायर है, रेडियल वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस उसकी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दैट कंपोनेंट, तो इसका स्क्वायर 1/2 म्यू, ये दो उसकी काइनेटिक एनर्जी, फाइनल उसकी काइनेटिक एनर्जी ये बन गई है ना। सो वी हैव आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर इज इक्वल्स टू ई, एंड ई हेयर इज़ द इनिशियल एनर्जी टी नॉट प्राइम। ये जहन में रखना है क्योंकि नेक्स्ट कैंसिलेशन में ये यूज़ होगा। सो हम इस तक पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो पर्पस है, हमने क्या करना है, ये हैमिल्टोनियन भी हम इसे कह सकते हैं। अगर हैमिल्टोनियन हम लिखना चाहें तो दिस इज़ इक्वल्स टू दिस ऑल्सो। टोटल एनर्जी ऑपरेटर होता है ना, तो टोटल एनर्जी ऑपरेटर भी नहीं अभी कहेंगे, क्लासिकल है। तो ये फिर इस तरह से हैमिल्टोनियन इसका है। तो हैमिल्टोनियन में हम कुछ इक्वेशन होती हैं, कैनोनिकल इक्वेशन उन्हें कहते हैं। तो इसमें अगर हम यहाँ पे पी थीटा सबस्क्रिप्ट में मतलब मोमेंटम इन थीटा डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे पी स्मॉल थीटा है ना, तो यहाँ पे थीटा डॉट की रिस्पेक्ट से आ जाएगा। और अगर हमें पी थीटा सबस्क्रिप्ट में और थीटा इसका डॉट चाहिए, मतलब टाइम डेरिवेटिव इसका चाहिए, तो यहाँ पे इसका थीटा आ जाता है। मतलब ये निशानी रखने के लिए कि जो यहाँ पे अगर पी है तो यहाँ थीटा डॉट, यहाँ डॉट है तो यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। तो इससे हम अभी निकालते हैं पी जो है थीटा, जिसको आगे हम एल का नाम देते हैं, ये इक्वल हो जाएगा इसके थीटा डॉट की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव। सो दिस विल बिकम ज़ीरो क्योंकि इसमें थीटा डॉट आ नहीं रहा, ये भी ज़ीरो, ये भी थीटा डिपेंडेंट नहीं है। सो हेयर इज़ थीटा डॉट और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 म्यू आर स्क्वेयर 2 थीटा डॉट, और 2 कैंसिल, म्यू आर स्क्वेयर थीटा डॉट इज इक्वल्स टू एल। इसको मैंने एल का नाम दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वांटिटी आ चुकी है एंड दिस इज़ पी थीटा। अब देखते हैं कि इफ़ इट इज़ चेंजिंग विद टाइम और नॉट, okay, if it is constant in time or not,
तो इसका हमने ये देखने के लिए इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड वी कैन सी हेयर देयर इज़ नो थीटा ओवर देयर। तो हमें पता चल गया कि हम ये डेरिवेटिव ज़ीरो आएगा क्योंकि इसमें थीटा है नहीं, सो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा विल बी ज़ीरो ऑफ दिस हैमिल्टोनियन। तो इट मीन्स दैट डी बाई डी टी अगर मैं लिखूँ विल बी ज़ीरो, या फिर हम कह सकते हैं ये मतलब डॉट था ना टाइम डेरिवेटिव, इट मीन्स तो ये भी पी थीटा था, तो इट मीन्स कि इसका जो टाइम डेरिवेटिव है वो ज़ीरो होगा। तो ये हमें पता चल गया कि इसका जो टाइम डेरिवेटिव अगर मैं लूँगी कॉन्स्ट वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो किसका डेरिवेटिव होता है? कांस्टेंट क्वांटिटी का। सो एल इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर थीटा डॉट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ये पी थीटा है क्या, ये जानने के लिए हम इसको थोड़ा करते हैं। तो ये अगर पी थीटा को मैं लिखूँ, ये एल मैंने इसके लेट किया ना, तो म्यू को और आर थीटा डॉट ये इनको इकट्ठा करूँ और दूसरा आर इधर कर दूँ, ये और ये आर लेट्स से इधर मैं कर दूँ। म्यू इज़ द मास इंटू आर थीटा डॉट इज़ वेलोसिटी इन थीटा डायरेक्शन। तो हम जानते हैं कि ये आर मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम इन थीटा डायरेक्शन हो गया ना, जिससे अब मैं किससे रिप्रेजेंट करूँ, पी से ही वैसे करते होते थे, ये स्मॉल पी से मैं करती हूँ थीटा डायरेक्शन। सो दिस इज़ एक्चुअली द एंगुलर मोमेंटम इन हियर ड्यू टू पी थीटा कंपोनेंट। तो ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल इसलिए मैंने किया, ये एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास और एंगुलर मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव हमने देखा कि वो ज़ीरो आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं कंसीडर करूँ इसकी वजह से, इस कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम इस थीटा डायरेक्शन की वजह से हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये रेडियल कंपोनेंट की वजह से देखें, अगर पी आर की वजह से देखें तो उसका जो वेक्टर होता है वो आर के रेडियल के ही डायरेक्शन में होता है ना, तो ये आर क्रॉस आर इज़ ज़ीरो। तो इस ये वाला क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना एंगुलर मोमेंटम, तो आर की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो वैनिश हो जाता है। ये फिर हम एंगुलर मोमेंटम इसका इससे रिप्रेजेंट करते हैं और वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कर दी, और इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्योंकि थीटा डॉट आ रहा है ना, हम चाहते हैं इसमें एल आए। तो यहाँ पे थीटा डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल बाई म्यू आर स्क्वेयर आ जाएगी, और थीटा डॉट का स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए ना, तो इन दोनों का स्क्वेयर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा। अब इसमें हम पुट कर देते हैं ई की वैल्यू में, तो ई की वैल्यू में पुट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वेयर प्लस 1/2 म्यू आर स्क्वेयर, और इसकी जगह आ जाएगा एल स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर आर 4 प्लस वी ऑफ आर। और ये अभी कैंसिलेशन होगी, इस कैंसिलेशन को मैं इधर ही करूँगी, मेरे पास ज़्यादा पेज नहीं है। अच्छा, तो ई इज इक्वल्स टू 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वेयर प्लस 1/2, ये साथ साथ अपने रफ वर्क में करना है, ये आर स्क्वेयर और आर 4 यहाँ पे नीचे आर स्क्वेयर बचेगा और एक म्यू ऊपर से कैंसिल और एक म्यू नीचे बचेगा, ये म्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे एल स्क्वेयर बचा प्लस वी ऑफ आर। ठीक है, तो ये 1/2 म्यू आर डॉट स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर 2 म्यू आर स्क्वेयर प्लस वी ऑफ आर ई, ये ई की वैल्यू अभी तक हमने निकाल ली है। ठीक है, इसको आगे हम मैनिपुलेट करेंगे और कुछ और ये रिज़ल्ट, इस रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे। ठीक है, टी नॉट प्राइम इज़ कुछ नहीं बल्कि ई है वो। ठीक है, जस्ट फॉर रिमाइंडर, जो मैंने पहले भी बताया था, ये टी नॉट प्राइम ही है। तो हम इस रिलेशन तक पहुंच चुके हैं, इससे आगे हमने एक फिगर को डिस्क्राइब करना है, मतलब मोशन क्या हो रही है, कि ये मैं 2 लाइंस को एज रेफरेंस ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे m2 मैस है, यहाँ पे m1 मैस है, और इन दोनों के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस है अगर इंट्रैक्शन ना होती तो इट इज़ b, तो जिसे हम इम्पैक्ट पैरामीटर का नाम देते हैं, और ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा। तो ये फिर ये इस तरह की मोशन हो रही है। अब अगर हम इसका एंगुलर मोमेंटम की एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ m1 अबाउट m2, ठीक है, अबाउट m2 मीन्स कि फिर एंगुलर मोमेंटम का जो नॉर्मली फार्मूला होता है वो r क्रॉस p होता है ना। r जो वेक्टर होता है हम वो लेते होते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट पॉइंट। अगर अबाउट हम m2 ले रहे हैं मतलब पिवट पॉइंट इज़ m2, तो
इन दोनों के दरमियान का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है विच इज़ बी हेयर, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और बी है और पी है इसका मोमेंटम। तो हम देख रहे हैं इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन ये है, तो दे आर परफेक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हियर। तो द मोमेंट इट इट एक्सपीरियंसेस दैट मोमेंटम, और मतलब फोर्स इस पे लगती है तब ही वो इस मोमेंटम को करते हुए फिर थोड़ा मोशन होती है इसकी, तो एंगुलर मोशन स्टार्ट होती है। तो इस मोमेंट पे इसका जो मोमेंटम है विच इज़ पी, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो पी, और अगर इसे मैं नेक्स्ट कन्वर्ट कर दूँगी तो ये इक्वल हो जाएगा बी क्रॉस पी क्या हो जाएगा इसका m1 टाइम्स इसकी वेलोसिटी वेक्टर, और क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर और साइन ऑफ 90 डिग्री इज़ 1, तो हम इसका सिंपली ये लिख देंगे, ठीक है। और m1 की जगह अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें रिड्यूस मैथ सिस्टम में तो इसकी जगह हम ये लिख देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो L है उसकी जगह हम L लिख देंगे, ये इसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, जो कि हमने देखा था कि थ्रू आउट द मोशन इज़ कंजर्व, तो बिफोर स्कैटरिंग हो या आफ्टर स्कैटरिंग हो इट इज़ कंजर्व्ड, तो ये सेम रहेगा थ्रू आउट द मोशन। तो ये यहाँ तक चीज़, और इसके बाद हमने ये टी नॉट प्राइम जो था वो हम जानते हैं कि वो इसके इक्वल है ना, तो अगर हम यू म्यू ये 2 और ये म्यू u1 स्क्वेयर हो गया, तो म्यू को इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 म्यू टी नॉट प्राइम इज इक्वल टू म्यू स्क्वेयर u1 स्क्वेयर। तो हमें μ1 और u1 की वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये म्यू u1 इज इक्वल टू 2 म्यू टी नॉट प्राइम का अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पुट करते हैं तो ये बनता है अंडर रूट 2 म्यू टी नॉट प्राइम। तो ये जिसमें इम्पैक्ट पैरामीटर यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे भी हमने एक एंगुलर मोमेंटम का टर्म इंक्लूड किया था थीटा डिपेंडेंट, तो वो इसको यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। और ये